नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। रिवीजन डीसी मोटर का कर रहे थे दोस्तों। इंट्रोडक्शन यानी बेसिक परिचय की क्लास हो चुकी है। आज हम बात करने जा रहे हैं कि डीसी मोटर में बैक ईएमएफ क्या होता है, क्योंकि बैक ईएमएफ काफ़ी शानदार टॉपिक है और इसमें से एग्ज़ाम में क्वेश्चन तो ज़रूर पूछा ही जाता है। अब किस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, आज हम वो समझने का प्रयास करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हर एक लाइन का क्वेश्चन बनता है। कम से कम बैक ईएमएफ में से 50 क्वेश्चन बनते हैं, न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल। 50 क्वेश्चन, मजाक नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल सही है। इसलिए इस पॉइंट को पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आइए हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। ठीक ठाक है, आप भी पूरा लिखने का प्रयास करें, जितना लिख सके। टॉपिक को लिखना ज़रूर है, क्योंकि लिखेंगे तो ज़्यादा याद रहेगा, ठीक है ना। टॉपिक का नाम है बैक ईएमएफ। हिंदी में विरोधी विद्युत वाहक बल बोलते हैं, इंग्लिश में आप इसे काउंटर ईएमएफ भी बोल सकते हो, ठीक है ना। कई सारे इसके नाम है। दरअसल फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे कि ये है क्या, परिभाषा क्या है, काम क्या करता है। बैक ईएमएफ ना हो तो क्या काम चल सकता है हमारा, यानी यूटिलिटी क्या है इसकी। आज तक ये चीज़ कोई नहीं समझ पाया। अगर पेपर में बच्चों से सवाल पूछा जाए ना कि व्हाट इज़ बैक ईएमएफ, तो उनका आंसर आता है कि ये सप्लाई वोल्टेज का विरोध करता है। नहीं, ये नहीं पूछ रहा हूँ। अगर ये पूछे कि बैक ईएमएफ क्या करता है, तब भी उत्तर आता है कि ये आरोपित वोल्टेज का विरोध करता है। दरअसल हम पूछ रहे हैं कि यूटिलिटी क्या है, रोल क्या है बैक ईएमएफ का। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, और यही आजकल पेपरों के ऑप्शन में आता है। खैर, पूरी डिटेल से बात करेंगे। देखो, सबसे पहले तो नाम से पता लग रहा है कि ईएमएफ है। आया कहाँ से? सिंपल बेसिक फंडा था कि समरूप मैग्नेटिक फील्ड के बीच में धारावाही चालक था, चालक में टॉर्क पैदा हुआ और चालक घूमने लग गया। लेकिन यहीं पर फैराडे का प्रेरण सिद्धांत भी तो लागू हो रहा है। उसने क्या कहा था कि जब भी किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा चालक अगर रोटेट करेगा तो वो फ्लक्स को काटेगा तो ईएमएफ उत्पन्न होगा। यानी हमारे मन में या हमारी थ्योरी की जो शुरुआत हो रही है ना, वो कहाँ से हो रही है? वो इस पॉइंट से हो रही है कि जब मोटर का आर्मेचर बल के कारण, है ना, बल ही तो लगा उस पर, टॉर्क बोल दो भले, वो कोई बात नहीं, एक ही बात, बल के कारण घूर्णन करता है यानी रोटेट करता है, तो फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अनुसार उसमें ईएमएफ उत्पन्न होता है। ठीक है ना। उत्पन्न लिख दो या प्रेरित लिख दो, बात एक ही है। समझ गए ना। इसे हम ईएमएफ पैदा होने की एक थ्योरी समझ ली। बात आता है कि ये है क्या। तो अब ये जो ईएमएफ है ना, ये लेंज नियम का अनुपालन करता है और अपोजिशन करता है। ठीक है ना। ईएमएफ उत्पन्न होता है, बस इतना ही ध्यान रखना, और कुछ नहीं है ना। अब हमें लिखना है आगे कि यह ईएमएफ आरोपित वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज है ना, यहाँ पर सप्लाई वोल्टेज भी लिख सकते हो, आपूर्ति वोल्टता भी लिखा हुआ है तो कोई बात नहीं। यह ईएमएफ आरोपित वोल्टेज का विरोध करता है, ठीक है, या विपरीत दिशा में काम करता है, बस और कुछ भी नहीं है। इतना सही है, याद रह जाएगा ना। सिंपल सिंपल बेसिक बातें चल रही है। पैदा कैसे हुआ, दिशा कैसी होगी, आरोपित ईएमएफ के विपरीत होगी, आरोपित वोल्टेज के विपरीत होगी, सॉरी, अप्लाइड ईएमएफ नहीं बोलेंगे। बहुत सारे छोटे छोटे फंक्शन आप बता सकते हो। अब बात आती है ये कि दरअसल बैक ईएमएफ का काम क्या है। अगर बैक ईएमएफ ना हो तो क्या होगा, तो मेरे दोस्त, मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करती है, हम सब जानते हैं इस चीज़ को। तो ये जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करना था, ये दरअसल इस बैक ईएमएफ से ही संभव हुआ था। बिना बैक ईएमएफ के ये संभव नहीं होता है। इसलिए हिंदी में लिखते हैं
कि ऊर्जा रूपांतरण में सहायक है। ठीक है ना, यानी जो मोटर हमारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल रही थी, इस एनर्जी कंजर्वेशन में उसको किसने असिस्ट किया? बेक ईएमएफ ने। बेक ईएमएफ का काम क्या है? ऊर्जा रूपांतरण में सहायता प्रदान करना। पेपर में पूछा जा सकता है कि इसकी डायरेक्शन जो है वो आप ज्ञात कैसे कर सकते हैं? मतलब अप्लाइड वोल्टेज के विपरीत तो है, लेकिन अगर हमें ज्ञात करनी पड़ जाए कि किस दिशा में है, तो इसके लिए ठीक वही नियम लगता है जो जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ के लिए लगता है। दरअसल है तो इंड्यूस ईएमएफ ही ना, तो इसको फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से ही ज्ञात करते हैं। राइट बोले तो दायां, ठीक है ना। फ्लेमिंग के राइट हैंड नियम द्वारा इसके दिशा निर्धारण किया जाता है। एक बार आप इतनी दूर का लिख लो, यहाँ तक का। चलो आगे बढ़ते हैं। वीडियो को रोक लेना यहाँ तक, कोई बात नहीं, ठीक ठाक है जो भी थ्योरी आपने लिखी है ना। देखो इसके बाद में आपको क्या ध्यान रखना है, पॉइंट जो अब आप और अलग से याद रखेंगे ना, उनमें पॉइंट आते हैं अपने। एक तो अभी जैसे यूपी मेट्रो में आया था पिछली बार ये वाला, ठीक है ना। मतलब इन्होंने यूँ पूछा कि बेक ईएमएफ किसकी भांति काम करता है। दरअसल मोटर में आर्मेचर के अंदर जो भी यांत्रिक ऊर्जा बननी है या किस तरह से करंट और वो सब, तो ये इन सब चीज़ों को निगरानी रखता है। निगरानी रखने को इंग्लिश में बोलते हैं गवर्न करना। इसलिए बेक ईएमएफ गवर्नर की भांति काम करता है, लेकिन गवर्नर को शुद्ध हिंदी में नियंत्रक बोलते। पेपर में ये एक बार सवाल आ चुका था, ध्यान रखना। तो मैं आपको सीधा लिखवा रहा हूँ, है ना, हिंदी और इंग्लिश दोनों लिखवा रहा हूँ, ये ध्यान रखना, ठीक है। यह है नियंत्रक, लेकिन नियंत्रक को इंग्लिश में कंट्रोलर नहीं बोलेंगे। यूपी मेट्रो 2021 में सवाल आया कि बेक ईएमएफ निम्न में से किसकी भांति काम करता है। दोनों ऑप्शन दिए हुए थे, गवर्नर भी दिया हुआ था, कंट्रोलर भी दिया हुआ था। और बड़ी बात यह है कि दोनों का हिंदी ऑप्शन नियंत्रक था। बी ऑप्शन में भी नियंत्रक था, डी ऑप्शन में भी नियंत्रक था। लेकिन जब इंग्लिश देखते हैं तो एक जगह कंट्रोलर था, एक जगह गवर्नर था। और गवर्नर को सही माना। जो अपने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होता है उसमें भी टरबाइन पर जो वाटर फ्लो है उसको लोड के अनुसार कम ज़्यादा करने के लिए गवर्नर लगता है। तो हमें इसे गवर्नर लिखना है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। ठीक है, गवर्नर बोलते हैं, गवर्न करना हिंदी में बोलते हैं निगरानी रखना किसी चीज़ का। यह है नियंत्रक या गवर्न की भांति कार्य करता है। पॉइंट याद रह जाएगा ना। बेक ईएमएफ को अपन काउंटर ईएमएफ बोलते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। काउंटर ईएमएफ क्यों बोलते हैं? दरअसल काउंटर करना किसी चीज़ का मतलब होता है प्रतिकार करना या विरोध करना बोलते हैं किसी चीज़ को। तो ये सप्लाई वोल्टेज को काउंट करता है, विरोध करता है। यानी दो चीज़ें एक दूसरे के अगर विपरीत चलती है या आप किसी की बात को काट देते हो तो उसे बोलते हैं कि मैं आपको काउंटर करूँगा, मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। तो ये सप्लाई वोल्टेज का अपोजिशन करता है या सप्लाई वोल्टेज को ये काट देता है, इसलिए हम इसे काउंटर ईएमएफ भी बोलते हैं, ठीक है ना। दिशा किस नियम से ज्ञात करेंगे, दिशा कैसी होगी, क्या कहा जाता है, किसकी भांति काम करता है, वास्तव में इसका काम क्या है, तो ऊर्जा रूपांतरण में ये सहायक है। दरअसल आर्मेचर में जो धारा प्रवाहित होगी ना, वास्तव में वो सिंपल नहीं चलती। कहते हैं कि आर्मेचर चालकों में धारा प्रवाह करने हेतु जो हमारा आपूर्ति वोल्टेज है उसे, आपूर्ति वोल्टेज को
बैक ईएमएफ के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। ध्यान से सुनना, मैं आपको क्या लिखवा रहा हूँ, सिंपल छोटी छोटी बातें लिखवा रहा हूँ मैं। कहते हैं कि आर्मेचर चालकों में जो करंट चलेगी ना, वो डायरेक्ट अप्लाइड वोल्टेज के अकॉर्डिंग नहीं चलेगी। आर्मेचर चालकों में धारा चलाने के लिए बैक ईएमएफ के अगेंस्ट उसको काम करना पड़ेगा। तो कहते हैं कि आर्मेचर चालकों के, ठीक है ना, आर्मेचर चालकों को जो वोल्टेज प्राप्त होती है, प्राप्त वोल्टेज, आर्मेचर चालकों को प्राप्त वोल्टेज को हम इंग्लिश में नेट वोल्टेज बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं परिणामी वोल्टेज। तो वास्तव में आर्मेचर चालकों में जो धारा चलेगी वो इस परिणामी वोल्टेज के अकॉर्डिंग चलेगी। दरअसल कई दफ़ा क्या होता है कि इस तरह से सवाल सामने आ जाता है और बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या था समझ नहीं आ रहा है, या पूछ क्या रहा था समझ नहीं आ रहा है। सवाल ये है कि अगर हमने मोटर को 240 वोल्ट दिए हैं ना, तो आर्मेचर में 240 वोल्ट के अकॉर्डिंग धारा नहीं चलेगी। तो धारा कितने के बराबर चलेगी? धारा उस मान के बराबर चलेगी 240 में से बैक ईएमएफ घटाने के बाद। अब बात ये आती है कि तो फिर बैक ईएमएफ का मान है कितना या कितना होता होगा। तो इसके लिए कई सारे पॉइंट है। पहले मैं इस लाइन को यहाँ रोक रहा हूँ, फिर इस लाइन को हम दोबारा यूज करेंगे एक फॉर्मूले के रूप में जब मैं आपको लिखवाऊँगा। तो अब मैं आपको ये लिखवाने जा रहा हूँ, ये दिख तो सही रहा है, नहीं ये कलर सही नहीं है, रुको। अब मैं आपको ये लिखवाने जा रहा हूँ कि जो बैक ईएमएफ है, इस बैक ईएमएफ की अगर अपन बात करें वैल्यूएशन के हिसाब से या मान के हिसाब से, तो ये कैसे कैलकुलेट होता है? बड़ा सिंपल है बैक ईएमएफ कि बैक ईएमएफ, चलो पहले फॉर्मूला लिखाता हूँ। तो बैक ईएमएफ का मान जो होता है ना, वो ज्ञात करने का एक तरीका जो है ना, वो ठीक वही है, वो है डीसी जनरेटर का ईएमएफ। डीसी जनरेटर में गति वाला फॉर्मूला याद है ना सबको, 5ZNP60A से होता है। तो वहाँ से एक चीज़ और निकल कर आती है कि डीसी जनरेटर में जो बैक ईएमएफ है वो गति के समानुपाती है। मोटर की जो स्पीड होती है ना, उस पर निर्भर करता है। अब पेपरों में सवाल पूछे जाते हैं, बाद में लिखवाऊंगा, एक बार लिखते चलेंगे। अब हम सब जानते हैं कि स्टार्टिंग के समय मोटर की गति कितनी होती है? 0। स्टार्टिंग समय बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं स्टैंड स्टिल कंडीशन, यानी जस्ट इनिशियल आपने स्विच ऑन किया, जैसे ही हमने मोटर का स्विच ऑन किया तो स्टार्टिंग के समय बैक ईएमएफ का मान कितना होगा? 0 होता है। अब इसलिए आर्मेचर की स्टार्टिंग करंट क्या होती है? अधिकतम होती है। वापिस आऊँगा पॉइंट पर, कैसे अधिकतम होती है वो मैं आपको बताऊँगा, एक बार दोबारा सुन लो। स्टार्टिंग के समय बैक ईएमएफ का मान कितना होता है? 0। क्यों? क्योंकि ये गति के समानुपाती है। ठीक बात है, कोई बात नहीं। कैसे अपन इसके मान की बात करें, तो ये आपको ध्यान रखना है कि एक बैक ईएमएफ आरोपित वोल्टेज से कभी भी अधिक नहीं होता है। ठीक है, बैक ईएमएफ सप्लाई वोल्टेज से अधिक कभी भी नहीं होगा। प्रैक्टिकल मामले में हमेशा कम होता है, आदर्श मामले में बराबर आ सकता है। ठीक है ना। बैक ईएमएफ व्यवहारिक यानी प्रैक्टिकली, बैक ईएमएफ व्यवहारिक तौर पर सदैव वोल्टेज से कम होता है। आदर्श मामले में, जबकि हम सब जानते हैं कि आदर्श होता नहीं है ना, आदर्श मामले में बैक ईएमएफ V के बराबर हो सकता है। ये ध्यान रखना, हो सकता है, होता तो फिर भी नहीं है, याद रह जाएगा ना सबको। अब देखो होगा क्या क्या। बैक ईएमएफ का मान पहले 0 है, चलते समय 0 हो जाए तो क्या होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब एक बार मैं आपको कुछ फॉर्मूले पर वापस लेकर आना चाह रहा हूं, तो ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपको क्या बताया
कि जो परिणामी वोल्टेज मिलती है आर्मेचर को, वी नेट बोल रहे हैं हम इसको, ये अप्लाइड वोल्टेज में से बैक ईएमएफ घटाने के बाद जो बचती है वो, और इस नेट वोल्टेज को हम आर्मेचर वोल्टेज बोलते हैं, ये ध्यान रखना। क्या बोलते हैं? आर्मेचर वोल्टेज। लेकिन गुरुजी हम तो ये भी जानते हैं कि आर्मेचर वोल्टेज तो IA इंटू RA के बराबर भी तो होनी चाहिए, IA इंटू RA के बराबर भी होनी चाहिए। तो बिल्कुल सही होगी। आर्मेचर की करंट और आर्मेचर को रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करने से अगर 5 वोल्ट उत्तर आ रहे हैं तो वास्तव में आर्मेचर चालकों में 5 एम्पियर ही करंट चल रहा था, 5 वोल्ट के अकॉर्डिंग ही चल रहा था। दरअसल मोटर ने जो टॉर्क बनाया था वो इस आर्मेचर की वोल्टेज के अनुसार नहीं बनाया था। उत्पन्न यांत्रिक शक्ति बैक ईएमएफ पर डिपेंडेंट होती है। मैंने आपको पहला पॉइंट लिखवाया था, वापस आऊँगा पॉइंट पर, वापस लिखवाऊँगा, थोड़ा सा वेट और करो। ये पॉइंट समझ में आया ना? अब इस पॉइंट को अगर अपन यहाँ रख दें, यानी IA इंटू RA बराबर तो V माइनस EB हो गया ना। अब यहाँ से मेरे दोस्त आप चाहे जितने फॉर्मूले बना लो, पेपरों में क्वेश्चन तो आते हैं, तो सुनो ध्यान से। पहला फॉर्मूला बैक ईएमएफ का याद रखना है और वो होता है V माइनस IA इंटू RA, यानी अप्लाइड वोल्टेज में से आर्मेचर की ड्रॉप माइनस कर दो, बैक ईएमएफ आ जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसे आपको याद रखना पड़ेगा। बताओ याद रख लोगे ना? इसकी कैलकुलेशन पेपर में आती है, यहाँ से पेपर में छोटे छोटे सवाल पूछ लेता है। जैसे यूँ क्वेश्चन पूछा कि जब जब आर्मेचर की धारा बढ़ती है तब तब बैक ईएमएफ, जब आर्मेचर करंट बढ़ेगा तो आर्मेचर का ड्रॉप बढ़ेगा, ड्रॉप बढ़ेगा तो बैक ईएमएफ घटेगा। एक फॉर्मूला यहाँ से याद रह जाएगा, ठीक बात है। दूसरा फॉर्मूला और भी याद रखना है। कहाँ से याद रखोगे? दूसरा फॉर्मूला आपको यहाँ से याद रखना है, डीसी जनरेटर वाला, फाई ZNP/60A, ये फॉर्मूला याद रखना, ये भी काम का है। यानी बैक ईएमएफ का एक फॉर्मूला, बैक ईएमएफ का दूसरा फॉर्मूला, और आर्मेचर वोल्टेज और इनमें आपस में क्या संबंध होता है, यहाँ तक आपको इतना याद रख लेना है। अब मैं इस पॉइंट पर वापस आऊँगा, ध्यान से सुनना, ठीक है ना? यहाँ लिखवा देता हूँ, जगह पढ़िए। देखो, अगर यहाँ से मैं आर्मेचर करंट ज्ञात करने का बात करूँ आपसे, तो क्या फॉर्मूला बनेगा? V माइनस बैक ईएमएफ बटे RA बन रहा है ना। तो मोटर में आर्मेचर धारा ज्ञात करने के लिए इस फॉर्मूले से कई बार सवाल पूछा जा चुका है। एक न्यूमेरिकल 100% यहाँ से पूछा जा सकता है, इसलिए इस फॉर्मूले को याद कर लो। पॉइंट नंबर 1, सिंपल सवाल देगा, 220 वोल्ट पर प्रचालित मोटर में 210 वोल्ट का बैक ईएमएफ है। यदि इसके आर्मेचर का प्रतिरोध 0.5 ओम हो तो बताइए आर्मेचर में धारा कितनी है। इस दौरान मोटर सीरीज है, मोटर शंट है या कंपाउंड है, बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बताओ फैक्ट समझ में आया क्या? कोई समस्या नहीं है, यहाँ तक सबको बात समझ में आ रही है। अब इस लाइन पर आ जाओ, यहाँ से स्टार्टर क्यों लगाते हैं, उस पॉइंट पर आते हैं। स्टार्टिंग के समय बैक ईएमएफ 0 था, बैक ईएमएफ 0 है, इसका मतलब पूरी वोल्टेज किसको मिलेगी? आर्मेचर को। यहाँ से देखो, बैक ईएमएफ स्टार्टिंग के समय 0 है, तो अगर ये 240 वोल्ट है तो पूरी की पूरी 240 वोल्ट आर्मेचर को मिली कि नहीं मिली? बताओ, समझ रहे हो ना? अब आर्मेचर का प्रतिरोध तो अपन सब जानते हैं, 1 ओम या इससे कम होता है। डीसी मशीनों में आर्मेचर का प्रतिरोध 1 ओम या इससे भी कम होता है, और इसे नापने के लिए केल्विन ब्रिज का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है, क्योंकि वो निम्न प्रतिरोध नापने के काम आता है और ये निम्न प्रतिरोध की श्रेणी में आता है। इसलिए 1 ओम प्रतिरोध को पूरी 240 वोल्ट मिलेगी तो इतनी धारा चलेगी कि आर्मेचर चालक उसे सहन नहीं कर पाएंगे और तुरंत आर्मेचर की वाइंडिंग जल जाएगी। इसलिए हमने क्या किया कि आर्मेचर का रेजिस्टेंस बढ़ जाए, तो आर्मेचर के श्रेणी क्रम में हमने बाहरी प्रतिरोध लगा दिया, और उस बाहरी प्रतिरोध का नाम ही स्टार्टर है। स्टार्टर का जिस दिन चैप्टर आएगा दोबारा करवाऊंगा, लेकिन अभी मैं जो आपको बोलना चाह रहा हूँ वो क्या है उस पर वापस आते हैं। तो सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से।
मैं आपको लिखवा रहा हूँ कि बैक ईएमएफ करंट को कंट्रोल करने में काम कैसे कर रहा था। ठीक है, स्टार्टिंग के समय बैक ईएमएफ 0 लिखवा देता हूँ क्योंकि ये पेपर में पूछा जा चुका है। पेपर में क्वेश्चन आया कि प्रारंभ के समय एक डीसी मोटर के आर्मेचर को मिलने वाली वोल्टेज कैसी होती है। अप्लाइड वोल्टेज से कम, अप्लाइड वोल्टेज के बराबर, अप्लाइड वोल्टेज से अधिक, ऐसे 3 ऑप्शन थे और बच्चे जो है ना वो गलत कर देते हैं। स्टार्टिंग के समय आर्मेचर वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज के बराबर होती है। मेरे दोस्त, मैंने प्रतीक लिखा है, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पूरी लाइन लिखें। क्या लिखेंगे? लिखवा ही देता हूँ मैं, कई बच्चे लिख नहीं पाते हैं। आर्मेचर वोल्टेज आपूर्ति वोल्टेज के बराबर होता है। ठीक है, याद रह जाएगा ना? ठीक बात है। तो दूसरा पॉइंट फिर हम ये भी ध्यान रखेंगे, आता है आर ए के निम्न मान के कारण आई ए उच्च होता है। ठीक है भाई, आर्मेचर का प्रतिरोध कम है इसलिए आर्मेचर की धारा ज़्यादा हो गई। आता है आर ए के निम्न मान के कारण आई ए उच्च होता है, जिसे नियंत्रित करने के लिए या तो एक्सटर्नल प्रतिरोध यानी बाहरी प्रतिरोध या बैक ईएमएफ होता है। समझ गए ना? अब इतनी बात हमारे समझ में आ गई कि जैसे ही बैक ईएमएफ आएगा वो करंट को कंट्रोल करना शुरू कर देगा। ठीक बात है। हम सब जानते हैं कि रनिंग के समय हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को भी हटा रखा है, वो तो है नहीं। रनिंग के समय बैक ईएमएफ काम कर रहा है। अब सवाल यहाँ से सुनना ध्यान से, पॉइंट यहीं लिखवा रहा हूँ। यदि रनिंग मोटर में बैक ईएमएफ 0 हो जाए, कई कारण है ना, कैसे ही हो सकता है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वैसे तो देखो, क्योंकि बैक ईएमएफ 0 कब होगा, फाई जेड एन पी, इनमें से कुछ गड़बड़ हो सकता है मोटर चले ही ना, वो बात अलग है, लेकिन थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। यदि रनिंग मोटर में बैक ईएमएफ 0 हो जाए तो आर्मेचर जल जाएगा। आर्मेचर क्यों जल जाएगा? इसलिए जल जाएगा कि आर्मेचर का प्रतिरोध तो अब बहुत कम है, बैक ईएमएफ है नहीं, तो धारा का विरोध करेगा कौन? फिर वही बात, सप्लाई वोल्टेज और आर्मेचर वोल्टेज बराबर होंगे, वेरी हाई करंट फ्लो होगा और सब। इतनी बात याद रह जाएगी ना। अब मैं आपको पॉइंट पर वापस लेकर आता हूँ कि बैक ईएमएफ ऊर्जा रूपांतरण में सहायता कैसे करता है। दरअसल मोटर के आर्मेचर में जो मैकेनिकल पावर उत्पन्न होती है वो 2 कारकों पर निर्भर करती है, बैक ईएमएफ और आर्मेचर धारा, यानी ईबी इंटू आई ए के बराबर होती है। सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है आज के टॉपिक की, जो पेपर में डायरेक्ट पूछी गई है। डीसी मोटर के आर्मेचर में डेवलप मैकेनिकल पावर निम्न में से किसके इक्वल होती है? ये पेपरों में सिंपल क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बताओ कर देंगे ना? ईबी इंटू आई ए करना है, याद रह जाएगा ना सबको? बहुत सिंपल सा है। हालांकि ये कैसे आया वो भी मैं आपको पूरे विस्तार से बता सकता हूँ, और इनपुट पावर किसके बराबर होती है वो भी सारा है, लेकिन इतना डीप जाने की अभी ज़रूरत है नहीं वैसे। तो यहाँ तक इतनी बात सबको याद रह जाएगी ना। अब क्या होता है कि यहीं से 2-3 पॉइंट और निकल कर सामने आते हैं, वो बैक ईएमएफ के मान वाले। तो मैं आपको वो बैक ईएमएफ के मान वाले लिखवाऊँ, उससे पहले एक बार आप लिख लो, क्योंकि हम यहाँ तक रुके हुए थे, है ना। ये हमारा पहला पेज है, इसको आपने लिखा, मैंने लिखने के लिए समय दिया था। ये है हमारा दूसरा पेज जिसको आपने नहीं लिखा, तो लिखिए आप इसे पहले। गवर्नर की भांति काम करता है, काउंटर ईएमएफ कहा जाता है। ठीक है, बैक ईएमएफ के काम करने की दिशा कैसी होती है? तो ईएमएफ के अगेंस्ट होती है। आर्मेचर चालकों में मिली वोल्टेज परिणामी वोल्टेज कैसे निकलेगी?
ई बी का मान कैसे ज्ञात करेंगे, दिशा कैसे ज्ञात करेंगे, ई बी किस कारक पर निर्भर करता है। ठीक है, लिखो फटाफट, जल्दी लिखो भाई थोड़ा सा। कोई बात नहीं, वीडियो रोक कर लिखना, यहाँ तक मैं आगे कर रहा हूँ पेज को, है ना। ये लो, अब इसको लिखो फटाफट से। रोक लेना वीडियो, आगे चलते हैं। ये लिख लो फटाफट से। ठीक है, रोक कर इसको लिखना, आगे टॉपिक शुरू करते हैं ना। आ जाओ, देखो क्या लिखा आपने यहाँ तक का, मैं आपको बताऊँ। अब जो सवाल आता है ना, वो सप्लाई वोल्टेज और बैक ईएमएफ को लेकर आता है कि इनमें आपस में जो है वो रिलेशन या संबंध क्या होना चाहिए। तो अच्छा सा पॉइंट लिखेंगे, ध्यान रखना, है ना। तो कहते हैं कि मोटर में उत्पन्न यांत्रिक शक्ति तब मैक्सिमम होती है। वैसे तो ये लाइन जो बच्चे रेगुलर पढ़ते आ रहे हैं उनको याद है, शायद नहीं याद है तो पढ़ लेना, सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है ये। तब मैक्सिमम होती है जब बैक ईएमएफ सप्लाई वोल्टेज का आधा हो। अब सुनो मेरी बात, मैंने लाइन तो आपको एक लिखवाई है, लेकिन इसमें संबंध आपको दो याद रखने हैं। कोई ज़रूरी नहीं ना कि पेपर में ऐसे ही दे, पेपर में तो भाषा बदल कर दे सकता है। पेपर में यूँ भी तो लिख सकता है कि वोल्टेज जो है वो बैक ईएमएफ का दोगुना हो। तो दो शर्तें होती है, मैं आपको दोनों ही लिखवा रहा हूँ, यहाँ लिखवा रहा हूँ, ठीक है ना। पहली शर्त है बैक ईएमएफ बराबर V/2। दूसरी शर्त है V बराबर बैक ईएमएफ × 2। बताओ बात समझ में आई क्या। लेकिन ध्यान रखना, कहते हैं कि व्यवहारिक इस शर्त का उपयोग नहीं करते हैं। क्यों उपयोग नहीं करते हैं? क्योंकि इस शर्त में मशीन की जो दक्षता होती है यानी एफिशिएंसी वो मात्र 50% होती है। इसलिए हमें एफिशिएंसी ज़्यादा चाहिए, पावर ज़्यादा नहीं। समझ गए? सबको याद रह जाएगा ना, बस तो इतना ही है। यहाँ से न्यूमेरिकल आ सकते हैं, बहुत बार बता चुका हूँ, शायद मोटर वाला कराऊंगा तब और याद हो जाएगा। एक बार बता देता हूँ, सुन लो। 220 वोल्ट पर प्रचालित मोटर में उत्पन्न यांत्रिक शक्ति अधिकतम होने के लिए बैक ईएमएफ कितना होना चाहिए? या फिर 110 वोल्ट बैक ईएमएफ में अधिकतम यांत्रिक शक्ति के लिए वोल्टेज कितना होना चाहिए? ऐसा छोटे छोटे 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। यहाँ से मोटा मोटी सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई। बताओ बात समझ में आई क्या? एक बार इतना सा लिखो, फिर फटाफट से सारी चीज़ें है ना रिवाइज करवाता हूँ कि हमने पढ़ा क्या है, लिखा क्या है, समझा क्या है। बैक ईएमएफ इतना ही है, ठीक है ना। देखो फटाफट से पॉइंट क्या क्या ध्यान में रखने थे आपको। सबसे पहला, बैक ईएमएफ है क्या? तो आर्मेचर जब घूमना शुरू करता है तो वोल्टेज पैदा हो जाती है। काम कैसे करता है? सप्लाई वोल्टेज की विपरीत दिशा में काम करता है।
यूटिलिटी क्या है, इसकी अनुप्रयोग क्या है, ऊर्जा रूपांतरण में सहायक है। दिशा कैसे ज्ञात करेंगे, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड नियम से ज्ञात करेंगे। गवर्नर की भांति काम करता है, काउंटर ईएमएफ भी कहते हैं, सप्लाई वोल्टेज को काउंट करना पड़ता है यानी अगेंस्ट काम करता है। आर्मेचर चालकों में अगेंस्ट यानी अंतर के बाद जो वोल्टेज मिलती है वो परिणामी वोल्टेज कहलाती है। डीसी जनरेटर के ईएमएफ की भांति इसका मान ज्ञात करते हैं 5ZnP60A से, गति के समानुपाती है। ठीक है, बस बाकी ये फॉर्मूले और इतने से है। मुझे लगता है कि अब बैक ईएमएफ का कोई भी सवाल आपका नहीं छूटेगा। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक था, एक एक चीज़ें मैंने आपको नोट करवाई है, नोट सारी कर लेना और लिख लेना। बहुत धन्यवाद।